हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समेक हेल्थ विजडम। मैं डॉक्टर तुशी और आज मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे द रोल ऑफ प्रीनेटल एक्सरसाइजेज इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ जो प्रीनेटल वर्ड से मीनिंग है डिलीवरी से पहले, मतलब जिस लेडी का बेबी अभी होने वाला है वो प्रेग्नेंट है और उससे पहले कुछ ऐसा रेजिमेंट, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज, उसका क्या रोल है एक प्रेग्नेंट वूमेन पर, उसका क्या असर पड़ सकता है, उसके हम बारे में बात करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम नज़र डालते हैं इसके पास्ट पर कि ये सबसे पहले किसने बनाई, किसने इसे ऑर्गेनाइज किया और इसके करने के मोटिव्स क्या थे। तो सबसे पहले फिजियोथेरेपी इन ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन जो दी थी वो डैम जैनेट कैम्पबेल ने की थी। उन्होंने पहली एंटीनेटल क्लिनिक बनाए थे जिसको उन्होंने एक यूनिफॉर्म पैटर्न में विजिट करने के लिए पेशेंट को सलाह भी दी। 1920 में उनका जो क्लिनिक था वो एडनबर्ग में था। तो वहाँ पे फर्स्ट एंटीनेटल एक्सरसाइजेज के लिए क्लिनिक्स बनाए गए थे, तो डैम जैनेट ने करा था। उसके बाद 1920 के सिनेरियो को फॉलो करते हुए 1930 में एक और ऐसा सेंटर बनाया गया जिसका नाम रखा गया फ्लैक्सिबिलिटी टू ईज लेबर। जो लेबर जैसी कंडीशन को इजी करने के लिए, उसको इजी तरीके से डिलीवर करने के लिए एक फ्लैक्सिबिलिटी एक्सरसाइज का रेजिमेंट बनाया जो ऑर्गेनाइज किया था वुगान इंस्टीट्यूट ने, जो कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी इज लेबर के नाम से प्रसिद्ध है। और इन्होंने फोकस किया था स्पेशली स्क्वेटिंग एक्सरसाइज के बारे में। उनका मानना था कि अगर स्क्वेटिंग करेंगे और उससे स्क्वेटिंग करने से जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो गेन होती है पैल्विक फ्लोर की, जिससे जो लेबर पीरियड है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, पेन फ्री हो जाता है। और उसी रेजिमेंट को फॉलो करते हुए 1950 में फिर से एक और सेटअप बनाया गया जिसका नाम रखा गया कीप फिट। कीप फिट जो ऑर्गेनाइज किया था वो हर्डमैन ने ऑर्गेनाइज किया था, जो ब्रिटेन में है। इनका फोकस था कि सिर्फ स्क्वैटिंग से लेबर ईज नहीं होता है, उसके साथ साथ कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स करना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी कुछ हिस्ट्री। बात करें अगर मैटरनल फिजियोलॉजी की कि एक प्रेग्नेंट वुमेन में क्या क्या मैटरनल फिजियोलॉजी देखने को मिलते हैं, तो एक एंडोक्राइनल सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रीनल जीआईटी ट्रैक्ट सिस्टम्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, पोस्चर्स और जो न्यूरोलॉजिकल है, रेस्पिरेटरी हैं। तो ऐसे ऐसे सिस्टम्स में काफ़ी फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन में। जैसे अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो पेशेंट के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन हार्मोन के लेवल्स जो है काफ़ी बढ़े हुए मिलते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का जो वेट है वो भी काफ़ी हद तक गेन हो जाता है और वो आके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस डालने लगता है, जिससे कि पेशेंट के अंदर काफ़ी तरह का मल्टीपल जॉइंट पेन्स, बैक पेन्स और लिगामेंटल पेन ये सब स्टार्ट हो जाते हैं, जो लेबर टाइमिंग्स को काफ़ी पेनफुल बना देते हैं, लेबर प्रोसेस को पेनफुल बना देते हैं, क्योंकि जो मस्कुलर एरिया होता है, पैल्विक होता है, वो काफ़ी स्ट्रेस में रहने की वजह से वहाँ पे पेन बन जाता है। स्ट्रेचिंग नहीं करो और अगर काफ़ी टाइट हो जाती है वहाँ की मसल, वो एरिया काफ़ी टाइट हो जाता है। तो इस वजह से जब पेशेंट लेबर कंडीशन तक पहुँचता है तो वो फेस जो है उसका काफ़ी पेनफुल हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी पेशेंट को सिजेरियन तक का सामना करना पड़ता है। तो उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम प्रीनेटल एक्सरसाइज को प्रिफर करते हैं कि वो पेशेंट जो है उसे करे, उसको एडवाइस करते हैं करने के लिए कि वो सिजेरियन से बचे। बात करें अगर हम प्रीनेटल कॉम्प्लिकेशंस की, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए ही हम प्रीनेटल एक्सरसाइज का रेजिमेंट पेशेंट को डिलीवर करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फर्स्ट जो है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है। आपके जो पेशेंट होती है, लेडी होती है, उसके जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिंग जो एक मेन हार्मोन्स होते हैं वो अनयूजुअल तरीके से काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। तो जो सेकंड कॉम्प्लिकेशन है इज अ वेट गेन। पेशेंट के अंदर वेट गेन बहुत होता है, मोस्ट ऑफ ऑल वेट गेन होता ही होता है। तो वो वेट गेन अनयूजुअल वाला ना हो, बिल्कुल ऐसा ना हो जिससे पेशेंट को पोस्ट नेटल या आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। इसके लिए भी हम पेशेंट को प्री नेटल एक्सरसाइज रेजिमेंट तैयार करते हैं। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो ब्रीथलेसनेस है। काफ़ी पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या डिसकम्फर्टनेस इन ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मल्टीपल जॉइंट पेन्स है। जैसे कि मैंने बताया कि हार्मोनल और मेन जो रिलैक्सिन हार्मोन है उसके बढ़ने की वजह से और जिससे वेट गेन हो जाने की वजह से पेशेंट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, वहाँ पे स्ट्रेस आने लगता है, जिससे मल्टीपल जॉइंट पेन्स शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग इन बैलेंस। पेशेंट का बैलेंस बदल जाता है, क्योंकि वेट गेन होने की वजह से, वेट गेन यहाँ बेबी की वजह से हो रहा है, बेबी का वेट भी मदर कैरी करती है, तो उसकी वजह से जो लेडी होती है उनका बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो जाती है, उनका गेट खराब हो जाता है, दैट इज़ वॉकिंग
पैटर्न, यहाँ जो प्रेगनेंसी के केस में सबसे ज़्यादा वेडलिंग गेट देखने को मिलता है, क्योंकि पेशेंट का जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे वेडलिंग गेट देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो बैलेंसिंग ख़राब होती है उसके रीजंस आपकी द शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटीज़, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नीज, प्रोटेक्शन ऑफ शोल्डर्स, इस वजह से पेशेंट के अंदर काफ़ी पोस्टुरल एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को भी मिलती है। उसके अलावा पोस्चरल एबनॉर्मेलिटी में पेशेंट का जो लॉर्डोटिक कर्व है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, थोरेसिक काइफोसिस बन जाता है और लंबोसैक्रल एंगल भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द एब्डोमिनल वॉल। तो जो पेशेंट का जो एब्डोमिन है उसका प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। काफ़ी पेशेंट में लीकेज ऑफ यूरिन की समस्या देखने को भी मिलती है। उसके अलावा शैटिका, लो बैक पेन, एसआई जॉइंट पेन, डेट इज सैक्रोइलियक जॉइंट पेन देखने को मिलता है। पेशेंट की जॉइंट लैक्सिसिटी काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे पेशेंट की जॉइंट स्टेबिलिटी काफ़ी घट जाती है, जो काफ़ी चांस कर देता है डिसलोकेशंस, रिकरेंट डिसलोकेशन के चांसेस को काफ़ी बढ़ा देता है। वह बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में वाटर रिटेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि कॉज कर देते हैं एडिमा। उसके अलावा नर्व कंप्रेशन, जो कि मैंने अभी शैटिका का भी नाम लिया, अनयूजुअल नर्व कंप्रेशंस देखने को मिलते हैं। मस्कुलर क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा कॉमन है प्रेग्नेंट लेडी में। और उसके अलावा प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ऑस्टियोपोरोसिस, दैट इज PAO, देखने को बहुत मिलता है। और जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन फीचर है, कॉम्प्लिकेशन जो देखने को मिलता है, वो है डायस्टेसिस। डायस्टेसिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। डायस्टेसिस जो होती है वो दो तरीके से होती है, या तो डायस्टेसिस रेक्टाई होता है या डायस्टेसिस प्यूबो भी हो सकता है। डायस्टेसिस रेक्टाई में क्या होता है कि जो एब्डोमिनल वॉल है, जो एब्डोमिनल रेक्टस मसल है, उसके बीच में वो बहुत ज़्यादा हाइपर स्ट्रेच्ड आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मसल है उसमें ब्रेकेज होने लग जाती है, तो उसे डायस्टेसिस रेक्टाई कहते हैं। और डायस्टेसिस प्यूबो में क्या होता है कि प्यूबिस बोन के डिसलोकेशन होने के चांसेस हो जाते हैं विदाउट एनी फ्रैक्चर, तो ये वाली कंडीशन भी देखने को मिलती है। बट डायस्टेसिस प्यूबो बहुत ज़्यादा अनकॉमन है, ये 800 में से सिर्फ एक पेशेंट को देखने को मिलता है, तो ये बहुत रेयर कंडीशन है। अगर हम बात करें प्री नेटल एक्सरसाइज के गोल्स की, तो इसका जो अल्टीमेटम गोल होता है वो यही होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको सिजेरियन सेक्शन LSCS जो सर्जरी होती है उसको उससे डील ना करना पड़े, तो उसके लिए थोड़ी सी प्री नेटल एक्सरसाइज प्रेफर की जाती हैं। उसके अलावा जो उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन है, उनके प्रिवेंशन के लिए भी प्रीनेटल एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब की जाती है या डिलीवर की जाती है। जैसा कि मैंने कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू ही बताया था कि जैसे कॉम्प्लिकेशंस हैं उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट को एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब की जाती है या उसको वैसा थेरेप्यूटिक रेजिमेंट उनके लिए तैयार किया जाता है। जैसे डिस्कम्फर्ट ब्रीदिंग के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रेफर की जाती है, जिसके अंदर मेन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रेफर की जाती है जो डायफ्राम को स्टिमुलेट कर सके। उसके अलावा जो नॉर्मल लेबर वो गेन कर सके उसके लिए मसल्स को स्ट्रेंथन किया जाता है, प्रमोट किया जाता है स्ट्रेंथिंग ऑफ द मसल्स के लिए। जैसे कि उसमें जो मसल्स हो सकती हैं वो मेन पायरोफॉर्मिस, हैमस्ट्रिंग्स एंड गैस्ट्रोक्नीमियस, पेल्विक फ्लोर, आपका स्पाइनल कोर मसल्स। पेशेंट को पोस्चर रीएजुकेशन की टेक्निक्स भी बताई जाती है, जिसमें वो अपनी उनका जो लाइफस्टाइल होता है उसको भी थोड़ा प्रमोट करते हैं। उसके अलावा अर्गोनॉमिक्स पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं, जैसे कि वो उनके बैठने का तरीका क्या है, लेटने का तरीका क्या है, अगर वो करवट ले रहे हैं दैट इज साइड लाइन पोजिशन, उसके लिए पेशेंट को किस तरीके से आपको उनको पिलो प्लेसमेंट्स बताने हैं, किस तरीके से उन्हें उनका पैटर्न बताना है, उनके लेटने का, सोने का पैटर्न क्या होना चाहिए, उसके बैठने का पैटर्न क्या होना चाहिए, अगर वो वर्किंग में है तो, अगर वर्किंग में है जैसे कंप्यूटर वर्क्स में भी है तो उसके लिए उनका पैटर्न क्या होना चाहिए, ऐसा अर्गोनॉमिक्स। पोस्चर रीएजुकेशंस और उसके अलावा उनके लाइफस्टाइल्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि उनकी हाइजीन्स कैसी है, डाइट प्लान क्या है, यूजेस ऑफ ड्रग्स क्या चल रहे हैं, अल्कोहल या स्मोकर तो नहीं है, और उसके अलावा वो सीट बेल्ट्स का यूज़ कर रहे हैं या कप्स का यूज़ कर रहे हैं, स्प्लिंट्स का यूज़ कर रहे हैं, बैक बेल्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से उनका लाइफस्टाइल चल रहा है उस तरीके पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और उनको टीच करना चाहिए। उसके अलावा कुछ पेन रिलीव्स, अगर पेशेंट को पेन है थोड़ा तो पेन रिलीफ के लिए आप STM उनको प्रोवाइड कर सकते हो, जो आजकल एक बहुत एक ट्रेंडी टेक्निक चल रही है दैट इज़ ड्राई नीडलिंग। आप पेन रिलीफ के लिए पेशेंट को ड्राई नीडलिंग की टेक्निक भी उनके साथ कर सकते हैं, उनके बैक रिलीफ के लिए कर सकते हैं ड्राई नीडलिंग इसलिए क्योंकि इसमें इसमें पेशेंट को कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो प्रॉपर मैनर में आना चाहिए, सर्टिफाइड होकर ही आप ये करें तो बेटर होगा। और उसके अलावा अगर हम यहाँ इलेक्ट्रोमोडेलिटीज़ की बात करें तो टेंस जो है वो भी बहुत लो फ्रिक्वेंसी और बहुत लो इंटेंसिटी पे ही अगर आप यूज़ करें तो बेटर होगा, अदरवाइज कॉन्ट्राइंडिकेट करें। नेक्स्ट जो गोल होता है मेन, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है पहला कि सिजेरियन को प्रिवेंट करने के लिए। उसके अलावा अगर पेशेंट का लेबर टाइम, कोई ऐसा पेशेंट है जो वीक है उसका लेबर टाइम इंक्रीज होने के चांसेस काफ़ी हैं, तो उस टाइमिंग को डिक्रीज करने के लिए, जिससे कि पेशेंट को ही थोड़ा ईजी सपोर्ट मिले और उसको थोड़ी सेल्फ सिक्योरिटी मिले कि वो नॉर्मल लेबर कर पाए, तो इसके लिए भी पेशेंट को प्रीनेटल एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा कुछ प्रीनेटल एक्सरसाइज में मेटाबॉलिक एक्सरसाइज भी प्रिस्क्राइब की जाती है, जिससे पेशेंट की जो एडिमेटस कंडीशन होती है, एडिमा हो जाता है, सर्कुलेशन
इंप्रूव हो, उसके लिए एडिमा और एनीड्रल स्वेलिंग्स जो उनको फीट्स में देखने को मिलते हैं, उसके लिए भी पेशेंट को मेटाबॉलिक एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं। उसके अलावा आप स्विस बॉल एक्सरसाइजेज और मेन जो होती है कीगल एक्सरसाइजेज भी बता सकते हैं। एक जो मेन गोल होता है पेशेंट को प्रीनेटल एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करने का, वो एक और होता है, दैट इज टू प्रिवेंट द एपिसेक्टमी सर्जरी। ये सर्जरी भी नॉर्मल लेबर के दौरान ही होती है। इसमें क्या है कि जब पेशेंट थोड़ा सा मतलब अनेबल होता है टू डिलीवर द बेबी, उसका जो सफिशिएंट अमाउंट में वेजाइनल ओपनिंग नहीं हो पाती है, तो उसके लिए एक पेरिनियम पे कट दिया जाता है, एक इंसिशन दिया जाता है, जिससे कि थोड़ा स्पेस बनाया जाता है बेबी को बाहर करने के लिए। तो इसलिए ऐसी सर्जरीज को भी प्रिवेंट हो सके, ऐसी सर्जरी भी प्रिवेंट हो सके, उसके लिए भी हम ऐसी एक्सरसाइजेज जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा कि पेशेंट को अदर कॉम्प्लिकेशन जैसे कॉक्सीडीमिया, वेरिकोज वेन, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला और यूट्राइन लिगामेंटल पेन ये सब ना हो, तो उसके लिए भी पेशेंट को एंटीनेटल एक्सरसाइज का पूरा रेजिमेंट तैयार किया जाता है और उनको प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा पेल्विक स्ट्रेंथनिंग पेशेंट की जाती है, जिससे कि उनको ऑर्गेनल सपोर्ट मिले, इनकॉन्टिनेंसी की प्रॉब्लम ना बने और उनका जो प्रीवियस सेक्शुअल फंक्शन है वो डिसफंक्शन ना हो, इसके लिए भी, और उसका प्रॉपर पेल्विक सर्कुलेशन भी बना रहे। साथ ही साथ आपको पेशेंट को कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक प्रोवाइड करनी भी बहुत ज़रूरी है, उनको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवर एक्सरसाइज से प्रॉब्लम घटने की जगह और बढ़ भी सकती है। तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी उनको टीच कीजिए प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंडीशन। उसके अलावा जो अदर इंडिकेशंस है वो हो सकते हैं टू डिक्रीज द मॉर्निंग सिकनेस एंड इंसोम्निया प्रॉब्लम, एंजाइटी, स्ट्रेस। ओवरऑल पेशेंट के साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट के लिए भी एंटीनेटल एक्सरसाइज करनी चाहिए पेशेंट को, उनको बतानी चाहिए, जिससे कि उनकी जो इंसोम्निया है वो ना हो, मॉर्निंग सिकनेस ना हो, एंजाइटी ना बने, स्ट्रेस ना बने, मूड स्विंग्स ना हो। इसके लिए भी वो हेल्दी, उनका ब्रेन हेल्दी रहेगा तो वो खुद भी काफ़ी हेल्दी रहती है। उसके अलावा फटिगेबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए लैक क्रैम्प्स, एडिमा जो कि मैंने पहले भी बताया, और मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, कोर स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी, फ्लैक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए, और ग्लाइसेमिक कंट्रोल जिसको शुगर कंट्रोल कहते हैं उसके लिए भी, पोस्चरल कंट्रोल उसको इम्प्रूव करने के लिए, और रिलैक्सेशन को एनहांस करने के लिए, मेंटल रिलैक्सेशन को एनहांस करने के लिए भी ये एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। तो ये तो मैंने ओवरऑल बात करी कि क्या इंडिकेशंस और क्या गोल्स हो सकते हैं प्रीनेटल एक्सरसाइजेस के लिए, लेकिन हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो यस, हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, क्योंकि वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है, हम उनके साथ रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो रप्चर मेम्ब्रेन। अगर पेशेंट की ड्यूरिंग द डिलीवरी फील हो रहा है कि उनका जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट को एंटीनेटल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, वो कंडीशन को और सीवियर कर सकती है। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर लेबर। अगर फील हो रहा है कि पेशेंट जो है प्रीमेच्योर लेबर की कंडीशन पे जा रहे हैं, या उनको बता दिया गया है कि उनके प्रीमेच्योर लेबर होने के चांसेस काफ़ी है, तो उनको एक्सरसाइज ना कराएं। नेक्स्ट जो है अनएक्सप्लेन्ड पीवी ब्लीडिंग। यहाँ पीवी से मतलब है पर वैजिनम, दैट इज वेजाइनल ब्लीडिंग। अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे केस में भी एंटीनेटल एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब ना करें। नेक्स्ट जो है वो है प्लेसेंटा प्रेविया आफ्टर 28 वीक्स। अगर पेशेंट को 28 वीक्स हो चुके हैं और पेशेंट का जो प्लेसेंटा है वो अभी भी जो सर्विक्स एरिया होता है वहाँ पे कवर्ड है, प्लेसेंटा की वजह से वो कवर्ड है 28 वीक पर भी, तो पेशेंट को बिल्कुल एक्सरसाइज ना करें। और उसके अलावा अदर कंडीशन में भी 28 वीक्स के बाद भी आप नॉर्मली भी पेशेंट को एक्सरसाइज ना कराएं, सिवाय ब्रीदिंग एक्सरसाइज के। 28 वीक के बाद आप ना कराएं पेशेंट को एक्सरसाइज। कोई पेशेंट अगर आपके पास 28 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद आ रहा है तो उसके बाद आप उन्हें एक्सरसाइज ना कराएं, सिवाय ब्रीदिंग एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन टेक्निक के अलावा। नेक्स्ट जो है प्री एक्लेप्सिया। यह प्री एक्लेप्सिया का मतलब है द अनयूजुअल हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो ऐसे केस में भी एक्सरसाइज ना करा है। नेक्स्ट जो है आपका इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स में क्या है कि जो सर्वाइकल एरिया होते हैं, जो वेजाइनल एरिया है वो थोड़ा सा इनसफिशिएंट हो जाता है, और जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो ऐसे केस में भी एंटीनेटल एक्सरसाइजेज नहीं बतानी चाहिए। उसके नेक्स्ट है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ डिस्टर्बेंसेज, या हम कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस, और वी कैन से रिटार्डेशन। तो इसमें क्या होगा कि जो बेबी का जो वेट है वो नहीं बढ़ेगा, वो बेबी ही ग्रो नहीं करता, तो अगर ऐसी कंडीशन चल रही है तो इसमें भी एंटीनेटल एक्सरसाइज ना कराएं। नेक्स्ट जो है वो है हायर ऑर्डर मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर लेडी को बताया गया है दैट इज शी गोइंग टू डिलीवर ट्विंस और ट्रिपलेट बेबीज, तो ऐसे केस में भी एंटीनेटल एक्सरसाइज ना कराए, सिवाय ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक के। उसके अलावा जो है वो अनकंट्रोल बीपी, जो मैंने प्री एक्लेम्प्सिया में भी बताया था, डायबिटिक मेलाइटिस और थायराइड पेशेंट में भी, मतलब अगर वो किसी और सिस्टमिक इलनेस से जूझ रही है तो वहाँ भी ना कराए। उसके अलावा कोई अदर सीरियस कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, कोई पास्ट कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर चल रहे हैं पेशेंट को, तो ना कराए। और अगर पेशेंट को प्रीवियसली रिकरेंट मिसकैरेज
की हिस्ट्री रही है बहुत ज़्यादा कि उनको रिकरेंट मिसकैरेज काफ़ी बार हो चुके हैं, तो ऐसे केस में भी ना कराएं, उनका दोबारा मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो पहले पेशेंट से अच्छे से पूछ लें कि उनके पहले मिसकैरेज तो नहीं हुए, उसी हिसाब से ही उसको एक्सरसाइज बताएं या फिर उस लिमिटेशन की एक्सरसाइज बताएं कि जिससे उनका मिसकैरेज की कंडीशन ना बने। उसके अलावा जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में पेशेंट को एक्सरसाइज ना कराएं, एनीमिया है, सीवियर एनीमिया हो रहा है, ना कराएं। और नेक्स्ट जो कि मैंने पहले ही बताया कि 28 वीक्स के बाद तो पेशेंट को एक्सरसाइज ना ही कराए तो बेटर होगा। तो ये कुछ थे कॉन्ट्राइंडिकेशंस। नाउ हम लास्ट बात करेंगे कुछ प्रिकॉशंस की, जो एक्सरसाइज के दौरान प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी है। वो है पहला, अंडर द सुपरविज़न, कि पेशेंट को हमेशा अपनी निगरानी में ही एक्सरसाइज करवाएं। उनको अकेले में करने के लिए ना बोलें कि वो घर पे जाके करें, उनको खुद से कराएं, अपने निगरानी में ही कराएं कि वो कैसे कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं, जिससे कि आप उन्हें ऑन टाइम उनको गाइड कर सके और सजेस्ट कर सके। नेक्स्ट जो है वो है अवॉइड सुपाइन लाइन मोर देन 5 मिनट्स आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन। अगर 3 महीने के बाद पेशेंट 3 महीने के बाद पेशेंट को बोलें कि वो 5 मिनट से ज़्यादा सीधे ना लेटें। नेक्स्ट है वो है डोंट होल्ड योर ब्रीथ। पेशेंट को बताइए, जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवा रहे हैं उनसे, तो उनको बिल्कुल मना कर दीजिए और इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि वो अपनी ब्रीथ को होल्डिंग टाइम बिल्कुल ना दें। नेक्स्ट है वो है डोंट चेंज द पोजीशन क्विक। तो पेशेंट को बता दीजिए कि वो जब भी पोस्टरल चेंज ले कर रही हैं, अपनी बॉडी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ले रही है, तो वो बिल्कुल क्विकली ना लें, थोड़ा सा आराम के साथ लें। नेक्स्ट है ड्रिंक बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट। कोई भी एक्सरसाइज वो कर रही हैं तो एक्सरसाइज से सबसे पहले वो पानी पिए और उसके बाद भी पानी पिए। नेक्स्ट है ब्लैडर एम्प्टिंग बिफोर वार्म अप। तो पेशेंट को पहले ही बता दीजिए कि जब भी वो एक्सरसाइज स्टार्ट करे तो पहले अपने ब्लैडर को एम्प्टी कर ले, इन द सिंपल वे कि वो वॉशरूम से पहले होकर आ जाए। तो ये थे कुछ मेन प्रिकॉशंस। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात, जो लास्ट हम बात करेंगे कुछ मेडिकल केयर्स की। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें अगर आप पेशेंट को एंटीनेटल एक्सरसाइज डिलीवर कर रहे हैं और आपको अगर पेशेंट के अंदर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, तो आपको तुरंत पेशेंट को मेडिकल केयर के लिए प्रिस्क्राइब कर देना है, उनको रेफर कर देना है कि वो जाके अपने गायनी से सलाह लें। जैसे अगर पेशेंट को बहुत एक्सेसिव मात्रा में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है, उनको इंजाइनल पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, या एक्सेसिव पाल्पिटेशंस हो रहे हैं जिसको धड़कन बढ़ना कहते हैं, उनको सीवियर डिजीनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुका है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, और उनके अलावा जो लेडी शिकायत कर रही है कि उनके सडनली फीटल मूवमेंट्स जो है वो लॉस हो रहे हैं या फील नहीं हो रहे हैं, ऐसे केस में भी उनको बताइए कि वो मेडिकल केयर लें। और उसके अलावा अगर उनको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है सडनली मतलब बहुत पेनफुल हो रहे हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत पेन हो रहा है और उनको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में भी पेन हो रहा है और रिलैक्सेशन करने पर भी उन्हें नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में भी वो मेडिकल केयर लें, अगर ये सब चीज़ें एक्सरसाइज रेजिमेंट के दौरान देखने को मिलती है तो ये थी गाइस कुछ प्री नेटल एक्सरसाइज का एक बेसिक आउटलुक जो मैंने आपको बताया, अलॉन्ग विद द इंडिकेशंस, काउंटर इंडिकेशंस, गोल्स एंड प्रिकॉशंस। तो होप आपको समझ में आया होगा कि एक फिजियोथेरेपी का ऑब्स्ट्रिक कंडीशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है और उनको किन किन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए साथ में। तो आई होप कि आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो ये थी प्री नेटल के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेज या रेजिमेंट के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता सकूँ। तो आपको बस क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा या क्या चीज़ है। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।